दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या कभी भारत में बनेगा कोई मुसलमान प्रधानमंत्री? आखिर क्यों अचानक से भारत में उठी मुस्लिम प्रधानमंत्री की मांग? ऐसा क्या हुआ कि भारत में मचा बवाल? और साथ ही बताएंगे आखिर क्यों एक मुस्लिम भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। यह सच्चाई आपको जरूर जाननी चाहिए। आखिर क्यों आज तक भारत में कोई मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बना? क्या किसी भी मुसलमान को भारत में प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया जाएगा? और अगर ऐसा है तो क्यों है? दोस्तों, भारत हमेशा हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाता रहा है। भले ही दंगा करने वाले लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाए, लेकिन आम जनता हमेशा यही चाहती है कि सभी धर्म के लोग मिलकर भाइयों की तरह रहे। हमारी इबादत करने के तरीके अलग ज़रूर हो सकते हैं, पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, हमारी आस्थाएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। आओ हम सब मिलकर इंसानियत को बरकरार रखें। दूसरा, हम सब भारतीय हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि अभी तक किसी मुसलमान को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? और वो कौन सा मुस्लिम था जो भारत का प्रधानमंत्री बनने के इतने करीब आकर पीछे हट गया? नहीं दोस्तों, हम यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम तो एक ऐसे मुस्लिम लीडर की बात कर रहे हैं जिसमें आजादी से पहले देश के मुसलमानों को अपने कंट्रोल में रखा था। तो कौन थे वो और वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए? आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति इसकी पूरी जानकारी तो देने आया हूँ, इसलिए वीडियो को छोड़कर कहीं जाने की कोशिश मत करना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। आइए दोस्तों, जरा आजादी से पहले का किस्सा आपको सुनाते हैं, क्योंकि ये वो समय था जब लगभग 1940 में जब भारत में बने मुस्लिम लीग ने अलग देश की मांग करनी शुरू की थी। ऐसे में मुसलमानों का भरोसा जीतने और मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना को काउंटर करने के लिए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि बाद में भारत छोड़ो आंदोलन और दूसरे विश्व युद्ध की वजह से अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया। लेकिन जैसे जैसे आजादी की तारीख नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे कांग्रेस का अध्यक्ष चुनने की जल्दबाजी थी, क्योंकि साफ हो चुका था कि जो व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुना जाता वो देश का पहला प्रधानमंत्री बनता। आपको बता दें, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने अपनी बायोग्राफी इंडिया विंस फ्रीडम में साफ लिखा है कि नए अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस में आपसी सहमति नहीं थी। अखबारों में मुझे दोबारा अध्यक्ष बनाने की मांग उठाई गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी चाहते थे कि उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाए, यानी कि जिस अध्यक्ष की कुर्सी पर मौलाना आजाद बैठे थे उससे ये तय था कि वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते। लेकिन फिर एंट्री होती है गांधी जी की, जहां इन्होंने 20 अप्रैल 1946 को मौलाना आजाद को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें वो लिखते हैं कि मौलाना जी, आपके बारे में अखबारों में जो कुछ भी लिखा है उसका कोई बेस नहीं है। कांग्रेस कमेटी के एक दो मेंबर ने मुझे अध्यक्ष के बारे में पूछा तो मैं बता दिया। उनका भी कहना है कि एक ही अध्यक्ष को रिपीट करना ठीक नहीं होगा। इतना ही नहीं, गांधी जी आगे अपने चिट्ठी में लिखते हैं कि जिस तरह का माहौल अभी देश में चल रहा है, मैं नहीं चाहता कि कोई मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष रहे। मैं चाहता हूं आप खुद ये जाकर डिक्लेयर कर दें कि आप कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रहना चाहते, क्योंकि अगर मेरी राय पूछी जाए तो मैं जवाहरलाल नेहरू को ही प्राथमिकता दूंगा। गांधी जी की ये बातें सुनने के बाद मौलाना आजाद ने खुद को अध्यक्ष बने रहने की रेस से बाहर कर दिया। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि गांधी जी तो भले ही खुलकर नेहरू को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के ज्यादातर सदस्य सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। यहाँ तक कि जो 15 सदस्यों की कमेटी थी, उसमें से 12 लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाने के लिए नॉमिनेट किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल आगे चल रहे थे, लेकिन फिर गांधी जी बीच बचाव में आ जाते हैं और कहते हैं नेहरू कभी दूसरा पद नहीं लेगा। उस समय कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि गांधी जी क्यों जवाहरलाल नेहरू को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। फिर बाद में उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू अंग्रेज थे और अंग्रेजी हुकूमत को हैंडल करना उन्हें बेहतर तरीके से आता था,
इस तरह जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और फिर 15 अगस्त साल 1947 को वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, ये भारत में पहली और आखिरी बार हुआ था जब कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री पद के इतना करीब पहुंचा था। हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना को भी भारत का प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन गांधी जी इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए जिन्ना ने अपना अलग देश बनाया जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। वहां के प्रधानमंत्री वो बन गए। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के बाद अब तक कुल 14 प्रधानमंत्री बने, लेकिन उसमें से कोई भी प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं था। ऐसे में सवाल अभी भी वहीं अटक जाता है कि क्या भारत में कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ पाएगा। 1952 के चुनाव के बाद पहली लोकसभा में 21 मुस्लिम सांसद थे। नेहरू की पहली कैबिनेट में 2 मुस्लिम मंत्री बने, जिसमें मौलाना आजाद शिक्षा मंत्री बने और रफी अहमद की किदवई संचार मंत्री बने। और फिर नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी के कार्यकाल तक आमतौर पर 2 से 3 मुस्लिम केंद्रीय मंत्री बने, लेकिन फिर राजीव गांधी की सरकार आती है और उस दौरान 6 मुस्लिम केंद्रीय मंत्री बने। अब तक कुल 43 मुस्लिम केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, लेकिन इन सभी में मुफ्ती मोहम्मद सईद इकलौते ऐसे मुस्लिम थे जो गृह मंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, यानी कि सरकार में दूसरे नंबर की पोजीशन तक पहुंचे। और इस समय की बात की जाए तो रूलिंग पार्टी बीजेपी से एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में। इतना नहीं, लोकसभा की 543 सीटों में से करीब 100 सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम ये तय करते हैं कौन कौन जीतकर संसद आएगा। इनमें 65 सीटें ऐसी है जहां करीब 35% वोटर्स मुस्लिम हैं। इनमें से सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में, और इनमें से कुछ जोन तो ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटर्स 50% से ज्यादा है, यानी कि मुस्लिम्स के वोट के बिना इन जोन में कोई भी जीत नहीं सकता। इन सब के बावजूद 2014 लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस देश की प्रमुख पार्टियों ने 58% कम मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतारा है। यहाँ तक कि कांग्रेस, सपा, बसपा जैसी पार्टियों के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो ज्यादातर मुस्लिम लीडर्स को सपोर्ट करती हैं। इस बार उन्होंने भी बहुत कम मुस्लिम्स को आगे बढ़ाया। असल में एक्सपर्ट्स का कहना है कि बीजेपी की अग्रेसिव हिंदुत्व की पॉलिटिक्स की वजह से कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि उस पर मुस्लिम को सपोर्ट करने का आरोप लगे और देश की ज्यादातर आबादी यानी कि हिंदू उनके खिलाफ हो जाएं। यानी कि हिंदू वोटों को गंवाने के डर से ही इन पार्टियों ने ज्यादातर मुस्लिम को टिकट ही नहीं दिया। अब लोकसभा में नहीं बल्कि राज्य विधानसभाओं में भी मुसलमानों की हिस्सेदारी उनकी आबादी के हिसाब से बहुत कम है, क्योंकि देश में करीब 4000 विधायक है, जिसमें से सिर्फ 6% ही मुस्लिम विधायक है। और अब तक केवल देश के 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में मुस्लिम मुख्यमंत्री हुए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर किसी भी राज्य में मुस्लिम मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा ही नहीं किया। और इन सब के पीछे का कारण है देश का बंटवारा, जो धर्म के आधार पर हुआ। ऐसे में अगर किसी भी मुस्लिम लीडर को आगे बढ़ाया जाएगा तो देश की जो सबसे बड़ी आबादी है यानी कि हिंदू आबादी, वो भड़क जाएगी। और ये बात हर एक पॉलिटिकल पार्टी अच्छी तरह से जानती है कि ऊपर से भारत के मुस्लिम हमेशा दूसरे दलों पर भरोसा जताते चले आ रहे हैं, और वैसे भी सरकार बनाने के लिए 30% वोट शेयर की जरूरत होती है, और देश में मुसलमानों की आबादी लगभग 15% है। ऐसे में उन्हें अपनी कौम के साथ दूसरे समुदायों का समर्थन चाहिए होगा अगर वो अपने लिए कोई मुस्लिम लीडर चाहते हैं। पर वैसे भी भारत में हिंदू मुस्लिम की राजनीति चलती आ रही है। पार्टियां मुस्लिम्स को वोट बैंक की तरह देखती है, लेकिन किसी भी मुस्लिम को लीडर के तौर पर नहीं देखती। उम्मीद है आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।